देखिए, आज का दिन हम सब के लिए बेहद ख़ास इसलिए है क्योंकि भारत ने अंतरिक्ष में इतिहास रच दिया है। भारत के गगनयात्री शुभांशु शुक्ला ने आज पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर उतरकर अंतरिक्ष नमस्कार भेजा। अब अगले 14 दिन शुभांशु अंतरिक्ष में रहेंगे, तो निश्चित रूप से हम सब भारतीयों के लिए ये गर्व के पल हैं। और अब बढ़ते हैं आज के शो की तरफ। तो ईरानी दूतावास ने बाकायदा एक बयान जारी किया है और जंग के दौरान भारत के सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद भी दिया है। सबसे बड़ी बात ये, जय ईरान जय हिंद कहा है। इधर इजराइल की बात करें तो इजराइल भी हमेशा से भारत की आतंक विरोधी नीतियों की तारीफ करता रहा है। इजराइल भी खुश है, लेकिन दोनों देशों के बीच जंग के दौरान भारत के लिए धर्म संकट था। किसका साथ दें, किसके खिलाफ जाएं। इस धर्म संकट में भारत की क्या रही रणनीति, बताएंगे आपको। तेलंगाना हाईकोर्ट ने आज एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया है जो बरसों से पीड़ित मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में गया है। अब पति के अत्याचारों से जुड़ा क्या है हाईकोर्ट का खुला तलाक वाला फैसला, जानेंगे इसे भी विस्तार से। इसके अलावा तेजस्वी यादव की नजर अब कोयरी वोट बैंक पर है। क्यों है ये वोट बैंक बिहार की राजनीति में खास, और आखिर क्यों पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा एक बार फिर आरजेडी में शामिल हुई हैं, जानेंगे इसे भी आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। ईरान इजराइल के बीच संघर्ष विराम जैसी स्थिति तो बनी हुई है। दोनों देशों के बीच भारत ने भी अपनी कूटनीति से उपस्थिति बनाए रखी। अब ईरानी दूतावास की ओर से बयान जारी किया गया है कि भारत के कई राजनीतिक दलों ने, सांसदों ने, सामाजिक संगठनों, पत्रकारों, शिक्षकों और धार्मिक नेताओं ने जिस तरह से ईरान के साथ एकजुटता दिखाई, उसने हमें हौसला दिया, उसके लिए भारत का धन्यवाद दिया है। ईरान ने यह भी कहा है कि जैसा समर्थन जनसभाओं में, शांति मार्च और बयानों के जरिए हमें देखने को मिला, जिससे हमें साहस और मजबूती मिली। भारत के लोग इजरायली हमले के वक्त ईरान के साथ दृढ़ता से, मजबूती से खड़े रहे। ये तो है ईरानी दूतावास की ओर से जारी किया गया बयान। अब संघर्ष विराम के जारी रहने के सवाल के जवाब में भारत में इजराइल के राजदूत ने कहा है कि संघर्ष विराम के जारी करने की संभावना है, कूटनीति गतिविधियों को बढ़ाने की जरूरत है और ईरान को सहयोग करने की जरूरत है। नाभिकीय प्रोग्राम और दूसरे मसले पर ये दोनों ओर से जारी किए गए बयान हैं। दोनों ही भारत की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन ईरान और इजराइल के बीच जब जंग चल रही थी तो सबके मन में एक ही सवाल था कि आखिर भारत किसका साथ देगा, क्योंकि ईरान के भारत के साथ दशकों पुराने रिश्ते हैं। तो इजराइल हर मुसीबत में भारत के साथ खड़ा नजर आता है। यहाँ तक कि ऑपरेशन सिंदूर में अकेला इजराइल ही था जो खुलकर भारत के साथ खड़ा रहा। भारत के लिए तो ये धर्म संकट का समय था, क्योंकि एक के साथ जाने का मतलब किसी दूसरे को नाराज कर देना और उसके सहयोगी देशों को भी नाराज करना। लेकिन भारत ने यहाँ गजब की डिप्लोमेसी दिखाई। भारत के रणनीतिकारों की कूटनीति ने इस धर्म संकट में ऐसा तोड़ निकाला कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। और उधर इजराइल भी खुश नजर आ रहा है। इजराइल का कहना है कि उसने अपना जंगी लक्ष्य हासिल कर लिया है। ईरान को जो नुकसान होना था वो हो चुका। अब हम कूटनीतिक तौर पर आगे बढ़ रहे हैं ताकि दोबारा ईरान और इजराइल के खिलाफ कोई खतरा ना बने। इजराइल इस बात की निगरानी जरूर रखेगा कि ईरान दोबारा युद्ध जैसे हालात न बनाए। अब इजराइल के खिलाफ ऐसा कोई हमला ना करे। इजराइल को उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच जंग जैसे हालात ना बने, यानी दोनों तरफ से संघर्ष विराम जैसी स्थितियां बन रही हैं और इसे आगे भी बरकरार रखने की नीतियां भी बनाई गई हैं। कूटनीतिक तौर पर जो नतीजे सामने आए वो लंबे समय तक बरकरार रहें। एक और अच्छी बात यह है कि भारत और ईरान के बीच लंबे समय तक चलने वाले संबंध निरंतर सहयोग और आपसी समझ के बने हैं। ईरान का कहना है कि वास्तविक तौर पर समर्थन के लिए हम भारत के शुक्रगुजार हैं। लेकिन सबसे खास बात ये रही कि उसने अपने बयान में आखिरी में लिखा, जय ईरान जय हिंद, जो लोगों के दिलों को छू गया, ईरान की जनता के भी और भारत के दिलों को भी। इधर इजरायली भी हमेशा भारत की आतंक विरोधी नीतियों की तारीफ करता रहा है। तकनीकी तौर पर राजनीतिक संतुलन को लेकर खुलकर उसने अपना समर्थन भी दिया और इस वॉर में समर्थन देने के लिए भारत का शुक्रिया भी अदा किया। इजराइल ने मिडिल ईस्ट क्राइसिस पर निष्पक्ष और संतुलित रुख रखने के लिए भारत की तारीफ की, जिसमें भारत ने भी दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कानून बनाए हैं उनका पालन करने की वकालत भी की है।
आइए अब समझते हैं कि भारत की तारीफ क्यों की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह कि ईरान इजराइल जंग में भारत ने बेहद कूटनीतिक तरीके से अपने आप को संतुलित रखा। भारत ना तो इजराइल के पक्ष में खुला समर्थन देता नजर आया और ना ही ईरान की उसने आलोचना की। उसने शांति की अपील की, संयम बरतने की बात रखी, जिससे दोनों देशों से रिश्ते सुरक्षित रहे। इसके अलावा भारत ने युद्धग्रस्त क्षेत्रों में मेडिकल सुविधाएं पहुंचाई, राहत सामग्री भी भेजी। इससे वैश्विक मंच पर भी भारत की मानवतावादी छवि मजबूत हुई है। दरअसल भारत किसी भी प्रस्ताव का हिस्सा नहीं बना। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में भी सक्रिय भूमिका निभाई, सीज फायर की पैरवी की, शांति की अपील की और जरूरत पड़ने पर मदद का भरोसा भी दिया। देखा जाए तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ इजराइल के संपर्क में रहे, बल्कि उन्होंने ईरान के नेताओं से भी बातचीत की और साफ कहा कि ये युद्ध का वक्त नहीं है। मतलब मिलजुल कर इस संकट का हल निकाला जाए। और इधर आज का दिन तेलंगाना की उन महिलाओं के लिए भी बेहद खास है जो बस एक कानून की वजह से अपने पति के अत्याचारों को बरसों से सहन करती आ रही थी। दरअसल तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है कि मुस्लिम महिला को खुला के जरिए तलाक लेने का पूर्ण और बिना शर्त अधिकार है। इसके लिए पति की सहमति जरूरी नहीं है। जानकारी के मुताबिक खुला इस्लामी कानून में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पत्नी दहेज या मेहर जैसी आर्थिक चीजें छोड़कर अपने पति से तलाक ले सकती है। ये प्रक्रिया नो फॉल्ट और नॉन कॉन्फ्रेंटेशनल यानी बिना किसी टकराव के होता है। जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य और बी.आर. मधुसूदन राव की पीठ ने यह पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया कि अब पत्नी की खुला की मांग निजी दायरे में तुरंत प्रभावी होगी और इससे पति की सहमति की जरूरत भी नहीं होगी, जिसमें कोर्ट का रोल केवल इस निजी तलाक को वैधानिक मान्यता देने की होती है, जिसमें वो दोनों पक्षों के लिए लीगल बन जाए। अब खुला की प्रक्रिया में मौलवी या दारुल कज़ा की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और ऐसे में अगर महिला ने खुला मांगा है और वो मेहर वापस करने को तैयार है तो फैमिली कोर्ट को केवल औपचारिक पुष्टि ही करनी होगी, कोई लंबी सुनवाई इस पर नहीं होगी। बताया जा रहा है इस मामले में एक मुस्लिम महिला ने साल 2020 में इस्लामी संस्था सदाए हक शरई काउंसिल से खुला के जरिए तलाक लिया था, लेकिन महिला के पति ने इसे चुनौती देते हुए फैमिली कोर्ट में याचिका लगा दी और कहा कि उसने खुला के लिए सहमति नहीं दी थी, जिसके चलते फैमिली कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। फिर पति ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की, जिसे अब तेलंगाना हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दिया है। अब हाईकोर्ट का ये फैसला मुस्लिम महिलाओं के लिए क्यों जरूरी था, ये जानने से पहले हम आपको तलाक और खुला के बीच अंतर बता देते हैं। दरअसल जिस तरह से मुस्लिम पुरुषों को तलाक देने का अधिकार है, उसी तरह से मुस्लिम महिलाओं को खुला का अधिकार है। खुला के चलते पति सिर्फ मेहर की वापसी पर चर्चा करता है, पर पत्नी को शादी में बने रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ ये फैसला मुस्लिम महिलाओं के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस फैसले के बाद कई महिलाएं जो अपने पतियों से परेशान हैं, उनके अत्याचारों से परेशान हैं, लेकिन उनके पति उन्हें भी ज्यादा परेशान करने के लिए तलाक नहीं देते। साथ ही शरीयत की आड़ में अपनी मनमर्जी चलाते हैं, जिससे बहुत सी महिलाएं मेंटली होकर ज्यादा परेशान हो जाती हैं, मानसिक दबाव में रहती हैं, मानसिक तनाव में रहती हैं। ऐसी महिलाएं अब खुला के चलते तलाक ले सकती हैं। तो ये एक ऐतिहासिक फैसला मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में गया है। इधर बिहार में चुनाव की तैयारियों के बीच पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा ने अपने पति विजय कुशवाहा के साथ आरजेडी का दामन थाम लिया है। दरअसल पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मौजूदगी में दोनों ने पार्टी की सदस्यता ली। रेणु कुशवाहा के साथ ही पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे राघवेंद्र सिंह कुशवाहा समेत कई नेता आरजेडी में शामिल हो गए। रेणु कुशवाहा इससे पहले जेडीयू और एलजेपी में रह चुकी हैं, यहां तक कि उन्हें बिहार की राजनीति में एक बड़े नेता के तौर पर देखा जाता है। ऐसे में आरजेडी में उनका जाना पार्टी के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है, तो वहीं एनडीए के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए इन सभी के बारे में बताया है कि इन लोगों ने आरजेडी का दामन थाम लिया है। इसके साथ ही उन्होंने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर भी जमकर निशाना साधा। तेजस्वी ने अपनी पोस्ट में कहा कि समाज के हर वर्ग के लोग 20 वर्षों की एनडीए सरकार से त्रस्त हो चुके हैं।
मुख्यमंत्री अचेत हैं और बहुजन विरोधी भ्रष्ट भूंजा पार्टी सरकार के टायर्ड और रिटायर्ड अधिकारी बिहार चला रहे हैं। वहीं अगर रेणु कुशवाहा की बात करें तो वो 3 बार विधायक रह चुकी हैं और 1 बार सांसद रह चुकी हैं। इसके साथ भी वो 2 बार बिहार की मंत्री भी बन चुकी हैं। साल 1999 में जेडीयू के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और आरजेडी के नेता आर.के. राणा की पत्नी को हराया था। बताया जा रहा है रेणु कुशवाहा बिहार की खगड़िया से आती हैं। जेडीयू के टिकट पर वो खगड़िया से सांसद बनी, लेकिन साल 2014 में वो जेडीयू छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई थी। अब 2019 के लोकसभा चुनाव में खगड़िया से टिकट न मिलने पर नाराज हो गई थी और बीजेपी से फिर अलग हो गई। इसके बाद उन्होंने चिराग पासवान की पार्टी का दामन थामा, हालांकि बाद में उन्होंने इस पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया। अब अगर रेणु के सियासी स्कोर की बात करें तो वो एकदम परफेक्ट है। साथ ही उनका नाम और काम भी बिहार में अच्छा बताया जाता है, जिसके चलते ही वो पिछड़े वर्ग का एक प्रभावशाली चेहरा मानी जाती हैं। रेणु सामाजिक कार्यों और महिला सशक्तिकरण के लिए भी जानी जाती है। ऐसे में रेणु कुशवाहा की एंट्री आरजेडी और महागठबंधन के लिए बेहद फायदेमंद साबित होने जा रही है। वहीं अगर एक रिपोर्ट की माने तो पता चलता है कि कुशवाहा समुदाय राज्य की आबादी का 4.27% है, लेकिन 70 से ज्यादा विधानसभा सीटों और 15 लोकसभा सीटों के चुनाव नतीजों को प्रभावित करने का दम भी रखता है ये समाज। इसके अलावा एक सर्वे के अनुसार लवकुश यानी कोयरी कुर्मी समुदाय ने 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को अपना 67% वोट दिया था। ऐसे में यह कहीं न कहीं एनडीए का कोर वोट बैंक रहा, जिसकी वजह से आरजेडी की नज़र पूरी तरह से इसी वोट बैंक पर थी। अब देखने वाली बात होगी कि क्या रेणु कुशवाहा की एंट्री के बाद बिहार में कोयरी कुर्मी समीकरण में बदलाव आता है या नहीं, और इधर बीजेपी को जो बड़ा झटका लगा है, इसे बीजेपी कैसे इसकी भरपाई करेगी। तो खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।